हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। हमारा जो होम साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हुए कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, ड्रेसिंग के प्रकार हैं। ड्रेसिंग, ठीक है। सूखी पट्टी, ना चिपकने वाली पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, तथा दोनों। तो ड्रेसिंग क्या, जो ड्रेसिंग वो है जिसको हम लोग पट्टी करते हैं, जैसे घाव या चोट लग जाती है तो उस समय जब पट्टी की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो बैंडेड और बैंडेज, इन दोनों में अंतर होता है, हम लोग जानते ही हैं। तो ड्रेसिंग के प्रकार हैं, तो ये क्या है, तो ये बैंडेज के प्रकार पूछ रहा है, बैंडेड नहीं पूछ रहा है। तो सूखी पट्टी, ना चिपकने वाली पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, और पहला तथा दूसरा दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला तथा दूसरा दोनों। क्यों? क्योंकि सूखी पट्टी ड्रेसिंग पूछ रहा है, ड्रेसिंग मतलब कि आपका बैंडेज, ठीक है। तो जो बैंडेज है वो दो, मतलब सूखा नहीं, वो सूखी पट्टी होती है और चिपकती भी नहीं है, क्योंकि हम उसको रोल करके फिर उस पर गांठें लगाते हैं। चिपकने वाली पट्टी कौन सी, वो बैंडेड के अंतर्गत आती है। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना चाहिए। किस बात को ध्यान में आप रखेंगे? कपड़ों का मूल्य, आयु, रंग, वस्त्र का चुनाव। तो वृद्ध अवस्था, तो आयु हो सकता था अगर ये होता कि वस्त्र का चुनाव करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तब आयु हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसने मेंशन किया है वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था को हम देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है कपड़ों का मूल्य, दूसरा है आयु, तीसरा है रंग, चौथा है वस्त्र का चुनाव। तो वृद्ध अवस्था में जब भी हम कपड़ा लेंगे तो कपड़े के रंग का हम ध्यान देंगे। इसीलिए वृद्ध अवस्था क्या किया कि कपड़े का रंग थोड़ा सा कैसा, सोबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कि कपड़े के कलर का हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? प्रातः, दोपहर बाद, शाम, रात्रि। तो कपड़े की खरीदारी करने के लिए कौन सा समय? जब सूर्य के प्रकाश में ही हमको कपड़े खरीदने चाहिए। तो प्रातः तो बहुत सुबह, तो कपड़े तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े जब भी खरीदारी की बात हम करते हैं तो हम घर के जो हमारे कार्य होते हैं उनको निपटा करके ही बाजार का काम करते हैं, और वो लंच टाइम तक पूरा हो जाता है। और दोपहर के बाद का जो समय होता है वो खरीदारी करने के लिए अच्छा होता है। और कपड़े का, क्योंकि रंग, जो कपड़े का जो कलर है वो हमें वो कैसा, सूर्य के प्रकाश में ही उसका सही रंग देखने को मिलता है। आप देखते होंगे जब भी हम जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो हम वहाँ क्या देखते हैं कि बहुत सारी रंग बिरंगी, बहुत सारी क्या हो गया, लाइट, अलग अलग तरह की विशेष प्रभाव देने वाली लाइट्स लगी हुई होती हैं, जिससे कि हल्का कपड़ा भी क्या होता है, आकर्षक लगता है, चमकदार लगता है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमें कपड़ा खरीदने के लिए दोपहर के बाद का समय लेना चाहिए। तो ऑप्शन आपके 4 थे, प्रातः, दोपहर बाद, शाम और रात्रि। तो शाम और रात्रि तो बिल्कुल ही नहीं, रात्रि तो बिल्कुल ही नहीं होगा। शाम के टाइम भी धुंधला प्रकाश सूर्य का हो जाता है। दोपहर के बाद का समय ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, और कपड़े का सही रंग हमें उसी समय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं, वाह्याकृत, शुद्धता, आरामदायक निर्माण। तो अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं, तो किस तरह के गुण को देखते हैं? वो आरामदायक भाव को देखते हैं। जब भी हम कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े की सुंदरता के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि कपड़ा हमें पहनने में आरामदायक है या नहीं, उसकी एम्ब्रॉयडरी किस प्रकार की है, कि वो हमें चुभेगा, गड़ेगा नहीं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। गर्मी के लिए हम क्या, जैसे सूती वस्त्रों का चुनाव, और अगर ठंड का मौसम है तो थोड़े मोटे वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इस तरह के वस्त्रों का चुनाव करते हैं जो कि हमारे शरीर को आरामदायक भाव देता है।
अगला प्रश्न है, कपड़ा काटने का उचित स्थान है। कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर, गोद में रखकर, इनमें से कोई नहीं। तो कपड़ा काटने का उचित स्थान जो है वो क्या है? जब कपड़ा हमें क्या बराबर सरफेस पर हम रखेंगे तो क्या उस पर जो भी हम लाइनिंग करते हैं, जो भी लाइन वगैरह उस पर लगाएंगे वो बिल्कुल सीधी लगेगी। और कट करने में भी, कैंची से काटने में भी, क्योंकि कैंची को भी जो हमारी सीजर होती है उसको भी क्या होता है, बराबर सरफेस मिल पाता है, जिससे कि कपड़े की कटाई अच्छे से होती है। तो कपड़ा काटने के लिए उचित स्थान हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर, गोद में रखकर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, मेज या पटरे पर फैलाकर। अगला है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम विधि, डायरेक्ट सिस्टम विधि, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेडीमेड कपड़ों के निर्माण के लिए किस प्रकार की नाप का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे उनको पता होता है कि अगर कोई टॉडलर है तो उसका चेस्ट का एक कॉमन मान लेते हैं और उसी की नाप के अनुसार उस कपड़े का पूरा निर्माण किया जाता है। जैसे कुछ एज ग्रुप, जैसे हम मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना कि अगर बच्चा 2 से 4 साल तक का है तो यहाँ पर आप देखिए, फिर उसमें अलग अलग नंबर्स भी पड़े हुए होते हैं। तो उसी प्रकार से एक मानक तय किया जाता है और सीने की नाप के चेस्ट सिस्टम विधि उसी के आधार पर उसका जो आर्म होल होता है वो भी उसी प्रकार से रहता है, नीचे की लेंथ भी उसी प्रकार की रहती है। तो ऐसे ही पूरा वस्त्र का तैयार होता है। पैंट शर्ट हो या फिर बच्चों के कपड़े या फिर बड़े जो फ्री, और आपने देखा होगा एक फ्री साइज़ के भी कपड़े होते हैं, वो भी इसी आधार पर किए जाते हैं। फिर प्रश्न है, साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आप देखेंगे बेसन का, चावल का, ज्वार का, बाजरे का। तो जब आप सोप का निर्माण आपने पढ़ा होगा बीए में है वहाँ पर, तो आपको ध्यान देंगे कि उसमें किसका प्रयोग, बेसन का, चावल का, ज्वार का या बाजरे का। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें बेसन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेसन का प्रयोग किया जाता है। सर्फ एक है, क्या है? डिटर्जेंट है, साबुन है, कास्टिक सोडा है या वसा है? तो हम सभी जानते हैं साबुन नहीं है सर्फ, वसा भी नहीं है सर्फ, ठीक है, चिकना होना चाहिए। कास्टिक सोडा भी नहीं है, हाँ, वो एक केमिकल है। और ये क्या है? डिटर्जेंट है। सर्फ क्या है? ये एक डिटर्जेंट है जो कि सॉल्ट के फॉर्म में होता है और पानी में जा कर के क्या करता है, पानी को वो पानी के साथ घुल करके हमारे कपड़ों की सफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकालने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। सूती वस्त्रों की धुलाई के समय रंग निकालने से बचाने के लिए, मतलब जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम सूती वस्त्र बाजार से खरीद कर लेके आते हैं तो उसका कलर बहुत जल्दी फेड हो जाता है ना, तो उसका कलर बहुत जल्दी गिर जाता है। तो उससे बचाव के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? साधारण नमक का, सिरके का, सोडियम कार्बोनेट का, लियासोल का। तो हम यहाँ पर नमक के घोल में, आपने घर पर भी इसको देखा होगा क्या कि नमक के पानी में कपड़े को डाल करके भिगा देते हैं तो वो कलर फिक्सर का काम करता है, मतलब आपके रंग को फिक्स कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 साधारण नमक करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए हुए चिन्हों को सूची 2 में दिए गए अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए। इसको मैं सुमेलित कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद जो इसका कूट है वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है आपका पहला जो है ये वाला जो सिंबल है, इसके सामने जो फ्लैट ड्राई लिखा है, लाइन पर सुखाना है, ड्रिप ड्राई है, छाया में सुखाना है और छाया में लाइनों को सुखाना। तो इसमें कुछ सिंबल दिए गए हैं और इसको इससे मैच करना है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से मैच करेंगे? तो जब हम इसका आगे कूट दिया हुआ है, जब हम उसको कूट को देखेंगे तो उसी आधार पर हम इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मैच करा दे रही हूँ, फिर आप उसके आगे कूट देख लीजिएगा। तो ये वाला जो सिंबल है वो क्या है? लाइन पर सुखाना, मतलब लाइन पर इस तरह से रखा हुआ है। ये ड्राइंग का मतलब कुछ सिंबल हैं जब कपड़ों को सुखाते हैं, तो इस पर क्या, लाइन पर सुखाना, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्लैट ड्राई लिखा है,
आपका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका जाएगा किसका, फ्लैट ड्राई के साथ। फिर सी ऑप्शन में ये छाया में सुखाना, ये कॉर्नर पर जो है ये सिंबल क्या दर्शाता है, छाया में सुखाना। और जो ये जो 3 लाइनें हैं वहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये क्या है, ड्रिप ड्राई। ठीक, तो यहाँ डी का तीसरा ये करेक्ट हो जाता है, ड्रिप ड्राई। ठीक, तो ये क्या है, ड्रिप ड्राई है, मतलब ए का दूसरा है, बी का आपका पहला है, और सी का है चौथा है, और डी का है तीसरा। तो जब हम कूट में देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप पीछे इसको करके देख सकते हैं। अगला है धूल एवं चिकनाई मिलाकर बनाती हैं, क्या बनाती हैं, गंदगी, मिट्टी, मैल, अनावश्यक पदार्थ। तो धूल एवं चिकनाई जो हैं वो मिल करके क्या बनाएंगी, हमारी गंदगी, मिट्टी, मैल, अनावश्यक पदार्थ। तो यहाँ पर वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं, मैल का निर्माण करती हैं, धूल एवं चिकनाई मिल करके, जिसको कि हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं हमारे कफ एंड कॉलर पे। किस पे, हमारे जो कफ होते हैं और कॉलर होते हैं, कॉलर्स पर, और जो हमारे आस्तीन की कफ होती है, क्योंकि वो जैसे हमारे हाथ बार बार हर चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, हमने कोई मॉइस्चराइज़र, कोई क्रीम लगा ली, या फिर हम बाहर पॉल्यूशन में गए तो वो उस पर चिपक गया, तो वो क्या मिल करके क्या बनाता है, मैल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर पेंट आदि के दाग को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, साबुन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का, या ब्लीचिंग पाउडर का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का। पेंट आदि के दाग को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाएगा। अगला है कालीन की सफाई करनी चाहिए, कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नरम ब्रश से, या फूल झाड़ू से। कालीन की सफाई हमेशा नरम ब्रश से करनी चाहिए। मोटे ब्रश से या कड़े ब्रश से सफाई करने से कालीन, क्योंकि वो जमाई हुई होती है, फेल्टिंग विधि के द्वारा होती है, तो उससे क्या हो जाता है, उसका रेशा बिगड़ जाता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ में उसके रेशे भी बाहर निकलने लगते हैं। तो कालीन की सफाई किससे करनी चाहिए, सदैव नरम ब्रश से करनी चाहिए। अगला है कपड़े धोने का सोडा पानी को क्या करता है, कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, मृद बनाता है, गंधहीन बनाता है। तो कपड़े धोने का सोडा पानी को कैसा बनाएगा, मृद बनाता है। कैसा बनाता है, मृद बनाता है, मतलब सॉफ्ट वाटर इसको कर देता है। गृह प्रबंध कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, मशीनी प्रक्रिया है, या तकनीकी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है, मृद बनाता है। ठीक है, अगला है गृह प्रबंध कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, मशीनी प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया। तो गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट क्या है, होम मैनेजमेंट इज अ मेंटल प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। निर्णय लेने के 3 चरण दिए गए हैं, किसके द्वारा, ओगेल के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, स्वामीनाथन के द्वारा, या श्री लक्ष्मी के द्वारा। तो निर्णय लेने के जो 3 चरण हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, जॉन डीवी महोदय के द्वारा दिए गए हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट है, और इस तरह से जितनी ज़्यादा बार प्रश्न आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। अगला है आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण क्या है। आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण, मतलब कार्य योजना जैसे किसी भी वर्क का जो प्रोग्राम है उसको निरूपण, उसको एक रूपरेखा प्रदान करना, वो क्या है, वो क्या आयोजन है, स्वीकार करना है, कार्य करना है, या चुनना है। तो वो क्या है, प्लानिंग है, आयोजना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जब भी हम किसी चीज़ को करने से पहले कोई योजना बनाते हैं तो उसके लिए आयोजन शब्द, नियोजन शब्द, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, प्लानिंग शब्द का प्रयोग होता है, तो वही उसका करेक्ट आंसर होता है। एक बालक की शिक्षा निर्णयों का उदाहरण है, किसका, परिणाम का, समूह का, व्यक्ति का,
तकनीकी का। तो एक बालक की शिक्षा किसका उदाहरण है, किसके निर्णयों का उदाहरण है? तो एक बालक की शिक्षा समूह के निर्णयों का उदाहरण है, व्यक्ति के निर्णय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि बालक उस व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं ले रहा है, लोग उसका निर्णय ले रहे हैं, उसके माता पिता, उसके घर वाले ना। तो इसलिए ये समूह, ये ऑप्शन नंबर बी अर्थात कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। मतलब मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा, ऐसा नहीं सिर्फ जंगली जानवर या बाहर के मौसम से ही सुरक्षा के लिए घर होता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन बेयर महोदय का है। किसका? बेयर महोदय का है। बिल्कुल याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ठीक, कि मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। अगला प्रश्न है, मूल्य परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है कुल ब्याज पर। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का मूल्य परिवर्तन, प्राइस में अगर उसके क्या हो रहा है, उस परिवर्तन हो रहा है, तो कुल ब्याज पर उसका प्रभाव पड़ेगा, शेष ब्याज पर पड़ेगा, वास्तविक ब्याज दर पर पड़ेगा, या ब्याज की मौद्रिक दर पर पड़ेगा। तो मूल्य परिवर्तन का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो वास्तविक ब्याज दर पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? वास्तविक ब्याज, जो वास्तविक ब्याज दर है, जो मूलधन है, जो उसकी जो वास्तविक ब्याज दर है, उस पर मूल्य परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, मंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति, मंडेल नहीं, जो मतलब मुंडेल की बात कर रहा है, मुंडेल भी आपको देखने को मिलेगा, कि व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार परिवर्तनों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 3 भागों में विभाजित किया, 5 स्तरों में विभाजित किया, परिवर्तनों में कई सुधार किए, संख्या में कुछ। तो मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार, मतलब कि वर्क सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, और उन्होंने कितने मतलब स्तरों पर परिवर्तन की विभाजित किया? तो उन्होंने 5 स्तर पर उसे विभाजित किया है, ठीक है, 5 स्तर। मुंडेल की जब भी बात आएगी तो हमें याद रखना है कितने, 5 स्तर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 5 स्तरों पर विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है क्या? जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, खाद बनाना, भराव करने के लिए। तो कूड़े करकट के विसर्जन की जो सबसे उत्तम विधि होती है वो क्या होती है? खाद बनाने की होती है, ठीक। जलाकर, अगर हम जलाएंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो उससे प्रदूषित होगा। जल प्रवाह में डालेंगे तो नदियाँ प्रदूषित होंगी। भराव करने के लिए अगर कूड़े करकट का हम प्रयोग करेंगे, तो अगर उसके ऊपर अगर हम कोई घर या कोई चीज़ बनाते हैं तो क्या होगा? उसमें सीलन, बदबू या इस टाइप के बहुत सारे कीड़े मकोड़े अंदर उपजते हैं, तो वो भी ठीक नहीं होती, जिससे कि हमारी मृदा प्रदूषित होती है। खाद बनाना इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और वो किस प्रकार से बनाई जा सकती है? जब सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा दोनों को अलग अलग जगह पे डाला जाएगा, और उसको अलग अलग उसका निवारण किया जाएगा। जैसे सूखी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उनको फिर से रिसाइकलिंग कर दी जाती है। गीली चीज़ें हैं, फल सब्जी के छिलके और इस तरह के जो भी चीज़ें हमारे किचन के वेस्ट मटेरियल हैं, तो उनको एक जगह पर एक गड्ढे में डंप करके कुछ दिन के लिए डाल दिया जाएगा। फिर उससे खाद का निर्माण होगा, जिससे कि जैविक खाद की उत्पत्ति होती है। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए कहाँ? कूड़ेदान में, रसोई के कोने में, घर के बाहर, इनमें से कोई नहीं। तो घर का सारा कूड़ा करकट हम लोग कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में डालते हैं। देखिए, अब आप यहाँ घर से बाहर भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, क्या हम घर के बाहर ऐसे ही फेंक देंगे? कूड़ेदान में, यहाँ पे ये नहीं मेंशन है घर के अंदर के कूड़ेदान में या बाहर के, लेकिन आप घर के अंदर के कूड़ेदान में पहले उसको इकट्ठा करेंगे, फिर वहाँ से उठा करके बाहर के कूड़ेदान में डालेंगे, ठीक है। तो करेक्ट
करेक्ट, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होता है वही करेक्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए या पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ग्रह में सज्जा अभिव्यक्ति है पति की रुचि का, गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, व्यक्तिक एवं परिवार की रुचि का। तो ग्रह में सज्जा मतलब आपके घर का जो भी इंटीरियर है वो क्या चीज़ अभिव्यक्त करता है, तो वो क्या पति की रुचि का अभिव्यक्त करता है, या गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, या व्यक्तिक एवं परिवार की रुचि का। ठीक है, तो वो आपके घर की जो सज्जा है, व्यक्तिक का मतलब यहाँ पे हो गया कि गृहिणी की पर्सनल एवं परिवार की रुचि का, क्योंकि जब भी हम घर की सज्जा करते हैं तो परिवार के सदस्यों से ज़रूर कुछ ना कुछ सजेशन लेते हैं, और जब वो सजेस्ट करते हैं तो उसी के हिसाब से हम अपने घर का इंटीरियर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं प्रबंध प्रक्रिया का सबसे पहला प्रथम चरण क्या है? आयोजन है। ठीक, कौन सा है? आयोजन है। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, मूल्यांकन। तो जो ये 4 चरण हैं उसमें आयोजन पहला चरण है। यहाँ पे आयोजन कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इज इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? आयोजन है। ठीक, फिर उसके बाद निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान, जब भी हमें किसी चीज़ के लिए डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कोई प्रोग्राम प्लानिंग हमने की, उसके लिए कुछ डिसीजन लेना है, तो उसका सबसे पहला चरण कौन सा है? उपयुक्त विकल्प का चयन, निर्णयों की जानकारी वाली समस्या की व्याख्या, निर्णय के परिणामों का स्वीकारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या जब किसी भी जगह पे हम गए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वहाँ पर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। तो निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या मतलब जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका विस्तारण, उसको हम विस्तार से समझेंगे, जिसके लिए हमें निर्णय करना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है कि निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? तो निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान जो है, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या है। तो इसी के साथ आपका आज का प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है और मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए प्लीज़। पसंद आया तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।